हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, फाइनली वो दिन आ गया था। आज यानली की शादी थी। यूनमंग पूरा सजा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। लोटस पियर में बहुत भीड़ लगी हुई थी, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। आखिर होते भी क्यों नहीं, उनकी इकलौती राजकुमारी की शादी जो है। विंग और जियांगचंग भी लोटस पियर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उन दोनों ने इतनी मेहनत जो की थी उसे सजाने में। जियांगचंग खुश होकर कहता है, फाइनली इतनी मेहनत वर्थ हुई, अभी कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद से विंग ने अग्री किया। जियांग फेंगमियन और मैडम यू कुछ लोगों के साथ मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। सभी सेक्ट से उनके यहाँ पर लोग आ रहे थे। मैडम यू और जियांग फेंगमियन उन्हें रिसीव कर रहे थे। विंग जियांगचेंग को देखकर कहता है, जियांगचेंग चलो ना, मेहमान आ रहे हैं, हमें भी उनका स्वागत करना चाहिए। लानजान भी आता ही होगा। वो जियांगचेंग का हाथ खींचकर उसे तालाब के पास लेकर गया, जहाँ पर सभी लोग नाव से उतर रहे थे। विंग कितना ज़्यादा खुश था ये तो उसके चेहरे की चमक ही बता रही थी। वो उन मेहमानों को खुशी से देख रहा था। जियांगचेंग कहता है, वेवुशान, तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे आज शिजिए की नहीं, तुम्हारी ही शादी हो। विंग कहता है, तुम चुप करो, हमेशा बकवास करते रहते हो। इस पर जियांगचेंग कहता है, मैं बकवास कर रहा हूँ? बकवास तो तुम कर रहे हो। आखिर तुम लानवांग जी का इतना बेसब्री से इंतज़ार क्यों कर रहे हो? विंग उसकी तरफ देखकर कहता है, आखिर मैं क्यों ना करूँ, 2 हफ्तों से ज़्यादा होने वाले हैं, मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। जियांगचेंग ने इस पर मुँह बनाया। वो कहता है, हाँ, वही रीज़न है जो तुम अभी शिजे के साथ नहीं हो। विंग कहता है, शिजे को देखने में चला जाऊंगा। यानली ने विंग से कहा था कि वो कमरे में उसके साथ ही रुक जाए, लेकिन विंग तो वांगजी को देखने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि उसने यानली से कहा कि वो उसे देखने बाद में आ जाएगा, तब तक वो अच्छे से रेडी हो जाए। तभी जियांगचेंग कहता है, लो आ गया तुम्हारा लान वांगजी। विंग ने उस तरफ देखा तो लैन क्लैन के मेंबर आ गए थे। वांगजी एज़ यूजुअल अपने उन वाइट रोब्स में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसका क्राउन और फॉरहेड रिबन दोनों ही शाइन कर रहे थे। उसे देखकर विंग अपनी एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाया। वो वहीं किनारे से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर उसका नाम लेने लगा और उसकी तरफ अपना हैंड वेव करने लगा। उसके सेक्ट के सारे लोग उसे ऐसे करते देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। यूँ कहें कि उन्हें अपने राजकुमार की इस हरकत पर हंसी आ रही थी। विंग को देखकर जो उसके छोटे छोटे दोस्त थे जो उसके साथ ही रहते हैं, वो भी ज़ोर ज़ोर से उछलने लगे और तालियां बजाने लगे। आखिर विंग ने कल उन्हें मना जो लिया था, और विंग ने उन्हें ये भी बताया था कि जिससे विंग की शादी होगी वॉल्फा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो वो विंग को उनसे दूर नहीं करेगा। इसलिए वो इतने ज़्यादा खुश थे और उसके साथ तालियां बजा रहे थे। जियांगचेंग को तो ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। वो कहता है, हे भगवान, ये कब बड़ा होगा। वो उसका हाथ पकड़ कर कहता है, वेवुशियान रुक जाओ, तुम बच्चे हो क्या? यहाँ पर इतने सारे गेस्ट हैं, सब लोग क्या सोच रहे होंगे। विंग ने जब ये रियलाइज़ किया कि वो क्या कर रहा है तो वो भी रुक गया। वो नर्वसली जियांगचेंग की तरफ देखकर कहता है, मैं तो बस उससे हाई कर रहा था। जियांगचेंग आई रोल करके कहता है, चुप करो। वांगजी ने भी विंग की इस हरकत को देख लिया था और उसे सच में बहुत अच्छा फील हो रहा था। आखिर अब उसके पास कोई है जो उसका इंतज़ार करता है, जो उसके लिए इतना खुश होता है। जियांग फेंगमैन और मैडम यू ने लैन सेक्ट का स्वागत किया। वांगजी उन सबको वो करने के बाद सीधे विंग के पास चला गया। वांगजी को अपने पास आता देख विंग भी दौड़कर उसके पास चला गया और उसने उसे हक कर लिया। वो कहता है, लानजान, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। वांगजी उसके चेहरे से उसके बालों को पीछे करके कहता है, मैंने भी, तुम कैसे हो? इस पर विंग कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उनके सेक्ट के ओमेगा और अल्फा विंग और वांगजी को देख रहे थे। तभी जियांगचेंग ने अपना गला साफ किया। वो कहता है, सेनापति लान, आपका स्वागत है। इस पर वांगजी ने भी उसको बो किया। ओमेगाएं तो विंग और वांगजी को साथ में देखकर गिगल कर रहे थे। आखिर उन लोगों ने तो इन दोनों को पहले ही साथ में इमेजिन कर लिया था, और अब जब वो सच में इन दोनों को साथ में देख रहे हैं तो उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। तभी विंग ने वांगजी का हाथ पकड़ लिया। वो उसे
खींच कर ले जाते हुए कहता है, लानजान मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें शिजी से मिलाता हूँ, मैंने भी उन्हें अभी नहीं देखा है। जियांगचेंग कहता है, वे वुशान वो हमारे गेस्ट हैं, ये तुम क्या कर रहे हो। इस पर विंग कहता है, तुम चुप करो, और वो वांगजी को लेकर यानली के कमरे में आ गया। यानली मिरर के सामने बैठी हुई थी और उसके साथ उसकी जो ओमेगा दासियाँ थी वो उसके बालों में ज्वेलरीज लगा रही थी। विंग वांगजी के साथ अंदर आया। सब लोग उन्हें देखकर यानली से साइड हो गए थे। तभी यानली ने भी विंग और उसके साथ वांगजी को नोटिस किया। वो खड़ी होकर उन्हें बो करने वाली थी, लेकिन तभी वांगजी कहता है, राजकुमारी इसकी ज़रूरत नहीं है। यानली कहती है, सेनापति आपका स्वागत है। इस पर वांगजी ने नोट किया। विंग यानली के पास जाकर उसे साइड हक करके कहता है, शिजिए आप कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो, सबसे ज़्यादा। तभी वो वांगजी को देखकर कहता है, लानजान है ना। इस पर वांगजी ने नोट किया। यानली कहती है, मीठी मीठी बातें करना तो कोई तुमसे सीखे। इस पर विंग कहता है, नहीं मैं सच कह रहा हूँ, आज आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, आपको किसी की भी नज़र न लगे। विंग और वांगजी यानली के कमरे में थे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर कुछ सैनिक आए। वो विंग से कहते हैं, राजकुमार जिन क्लैन के मेंबर आ गए हैं, राजकुमारी को एंसेस्टर हॉल में बुलाया है। विंग ने नोट किया। यानली विंग वांगजी और अपनी दासियों के साथ अब एंसेस्टर हॉल में आ गई थी। सब लोग उसके लिए खुश थे। यानली बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। जिन जुशवान को देखकर उसने स्माइल की। फिर उन दोनों की शादी के रिचुअल्स स्टार्ट हो गए थे। विंग और वांगजी दोनों एक साथ ही खड़े थे। विंग की खुशी तो उसकी आंखों से साफ साफ झलक रही थी। उसे तो ये सोचकर ही अपने पेट में गुदगुदी हो रही थी कि कुछ टाइम बाद उसकी शिजिए की जगह वो होगा और उसके साथ वांगजी होगा। उसने वांगजी का हाथ पकड़ लिया था। वह कहता है, लानजान आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। विंग ने कभी भी शादी के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जब से वो वांगजी से मिला है तब से वो सच में चाहता है कि वो हर समय उसी के साथ रहे, उससे एक पल के लिए भी दूर ना हो। वांगजी उससे दूर रहता है तो उसका दिल बेचैन हो जाता है। वो यही सोच सोच कर वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी उससे कहता है, क्या हुआ। इस पर विंग कहता है, क्या तुम हमारी शादी के लिए एक्साइटेड हो। वांगजी कहता है, तो विंग कहता है, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। शिजिए की शादी के बाद हमारी भी शादी होगी। उसके चेहरे पर अलग ही खुशी थी। वांगजी कहता है, लगता है तुम शादी का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। इस पर विंग कहता है, आखिर मैं क्यों ना करूँ, उसके बाद मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना होगा, हम दोनों एक साथ रहेंगे, कितना मज़ा आएगा। विंग को इतना खुश देखकर वांगजी को भी अंदर से खुशी हो रही थी। यानली और जीशुआन की मैरिज अच्छे से हो गई थी। सभी गेस्ट खाना खाने के बाद अपने अपने सेक्ट वापस लौटने वाले थे। अब यानली भी जिन क्लैन के साथ जाने वाली थी। मैडम यू वांगजी के पास आकर कहती है, सेनापति लान मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो आप मेरा वेट करिएगा। इस पर वांगजी ने नोट किया। उसे पता है कि मैडम यू को उससे विंग के बारे में कुछ बात करनी है और आज बहुत ही अच्छा टाइम है। और फिर वो भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, आखिर ऐसी क्या बात है जो मैडम उसे बताना चाहती है। लेकिन अकेले में सारी चीज़ें अच्छे से हो गई थी। यानली की विदाई भी हो गई थी। सब लोग अपने अपने सेक्ट को जाने को तैयार थे। विंग और जियांगचेंग यानली के जाने से बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे। आखिर अब उनकी शिजिए उनके साथ ज़्यादा टाइम नहीं रहेगी, अब तो उनका कभी कभी ही आना होगा। लेन सेक्ट भी जाने के लिए तैयार था। वांगजी कहता है, ब्रदर अंकल मुझे कुछ ज़रूरी काम है, तो मैं कुछ टाइम बाद आऊँगा, इसलिए आप लोग चलिए। शिजन ने इस बात पर नोट किया, लेकिन चिरन कहता है, वांगजी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर वांगजी कहता है, अंकल वो मुझे विंग से कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो इसलिए मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊँगा। अभी उसे अपने अंकल से झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि वो ये नहीं कह सकता है कि मैडम यू को उससे विंग के बारे में कुछ बात करनी है, फिर तो उसके अंकल भी वहाँ से नहीं जाएंगे। लेन चिरन कहता है, ठीक है जल्दी आ जाना। इस पर वांगजी ने नोट किया और उसके बाद उसके अंकल और ब्रदर अपने सेक्ट के डिसिपल्स के साथ वहाँ से चले गए थे। विंग जियांगचेंग और कुछ डिसिपल्स के साथ सभी लोगों को वहाँ से जाते हुए देख रहा था। जब उसने देखा कि लेन चिरन और शिचेन बाकी डिसिपल्स के साथ चले गए हैं, लेकिन वांगजी अभी नहीं आया,
तो वो सोच में पड़ गया। वो कहता है, लानजान कहाँ रह गया? विंग शिजन से कहता है, जेबुजुन लानजान कहाँ पर है? इस पर शिजन कहता है, वांग जी वो तो कह रहा था कि उसे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, यही होगा। इस पर विंग खुश हो गया था, आखिर वांग जी को उससे क्या बात करनी है। वो कहता है, ठीक है जेबुजुन, आप जाते हुए अपना ख्याल रखिएगा। इस पर शिजन ने नोट किया और उसके बाद वो लोग चले गए। विंग कहता है, लानजान वो है कहाँ पर? उसने चारों तरफ देखा लेकिन वांग जी उसे दिखाई नहीं दिया। इससे पहले कि वो उसे ढूंढने जाता, जियांग चेंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? बहुत काम है, मेरी मदद करो। इस पर विंग कहता है, जियांग चेंग मुझे लानजान से मिलना है, वो अभी भी यहाँ है। इस पर जियांग चेंग कहता है, तुम उसके साथ सुबह से चिपके हुए हो, पहले मेरी मदद कर लो, उसके बाद चले जाना। अब विंग को उसकी बात माननी ही पड़ी। दूसरी तरफ वांग जी मैडम यू के साथ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैडम यू कहती है, सेनापति आप मेरे साथ आइए। वो उसे लेकर एक कमरे में आ गई थी। जियांग फेंगमियान भी उनके साथ था। जितना कंफ्यूज वांग जी था उतना ही कंफ्यूज जियांग फेंगमियान भी थे। वो कहते हैं, महारानी क्या बात है? वो सब लोग मैडम यू के कमरे में आ गए थे। मैडम यू कहती है, मुझे आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। इस पर वांग जी कहता है, क्या ये वही बात है जो आप मुझे विंग के बारे में बताने वाली थी? इस पर मैडम यू ने नोट किया। जियांग फेंगमियान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। वो कहते हैं, यू विंग के बारे में कौन सी बात है? मैडम यू ने कोई भी जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपनी अलमारी से कुछ निकाला जिसे उन्होंने कपड़े में अच्छे से पैक करके रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही कीमती चीज़ हो। वो उसे लेकर वांग जी और फेंगमियान के सामने आ गई और उन्होंने उस कपड़े में रखी हुई उन चीज़ों को उन दोनों के सामने रखा। वो दोनों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ये क्या है। जियांग फेंगमियान कहते हैं, आखिर ये है क्या? मैडम यू कहती है, कुल प्रमुख मुझे माफ़ कर दीजिए। जो कुछ भी मैं आपको बताने वाली हूँ उसे जानने के बाद आप मुझसे ज़रूर नाराज़ होंगे, लेकिन आपको या किसी और को ये सब कुछ न बताना मेरी मजबूरी थी। जियांग फेंगमियान को तो मैडम यू की बातें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। फिर वो वांग जी को देखकर कहती है, सेनापति लान अब आप विंग से शादी करने वाले हैं, यहाँ तक कि आपने उसे मार्क भी कर दिया है, इसलिए आपको पूरा हक है कि आप विंग के बारे में सब कुछ जान लें। और मैं उम्मीद करूँगी कि आप दोनों पहले ध्यान से मेरी बातें सुनेंगे और उसके बाद किसी निर्णय पर पहुँचेंगे। वो दोनों ही बहुत ध्यान से मैडम यू की बातें सुन रहे थे। आखिर वो उन्हें बताना क्या चाहती हैं। मैडम यू ने उस कपड़े को खोला। उसमें ब्लैक कलर की एक फ्लूट थी जिस पर रेड टसल लगी हुई थी और साथ में एक लेटर भी था। उस लेटर के कलर से ही लग रहा था कि न जाने वो कितना पुराना है। मैडम यू ने वो लेटर लिया और उसे वांग जी को दे दिया। वांग जी को कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, फिर भी उसने मैडम यू के हाथ से वो लेटर लिया और उसे खोलकर पढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में वांग जी के चेहरे का रंग बदल गया था। वो मैडम यू को देखकर कहता है, आखिर इसका क्या मतलब है? जियांग फेंगमियान ने भी वो लेटर वांग जी के हाथ से लिया जिस पर लिखा था, यू जी युआन, अगर तुम मेरा ये लेटर पढ़ रही हो इसका मतलब मेरा आशियन बिल्कुल सही सलामत है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो, यहाँ तक कि तुम मुझसे नफ़रत करती हो। मुझे ये तो नहीं पता कि तुम मुझे नापसंद क्यों करती हो, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि इसका रीज़न कहीं ना कहीं कुल प्रमुख जियांग हैं। तुम भरोसा करो या ना करो, लेकिन हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम्हें लगता है। मैं सिर्फ वे चांगसे से प्यार करती हूँ और वे चांगसे मुझसे। कुल प्रमुख जियांग हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम हमेशा रहेंगे। अभी तुम मेरा ये लेटर पढ़कर सोच रही होंगी कि मैं इस तरीके की बकवास तुमसे क्यों कर रही हूँ, लेकिन मेरी आइन की हालत देखकर तुम समझ ही गई होगी और अब तक तो तुम्हें खबर मिल भी गई होगी कि हमारे साथ क्या हो गया है। ये लेटर मैं तुम्हें आज लिख रही हूँ, लेकिन न जाने ये तुम्हें कब मिलेगा, मेरा आशियन तुम तक पहुँचेगा भी कि नहीं। लेकिन अगर तुम ये लेटर पढ़ रही हो इसका मतलब मेरा आशियन तुम्हारे पास है और मुझे खुशी है कि वो तुम्हारे पास है। अब वो सुरक्षित रहेगा। मेरे पास इतना समय तो नहीं है कि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि हमारे साथ हुआ क्या है, लेकिन मैं तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे आशियन का ध्यान रखना और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम
अच्छे से उसका ध्यान रखोगी। मेरे लिए तुम्हारे मन में चाहे कितनी भी नफ़रत क्यों ना हो, तुम आशियन से नफ़रत नहीं कर पाओगे। तुम ये भी सोच रही होगी कि मैं ये लेटर सिर्फ तुम्हें ही क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। तुम्हारे सिवाय कोई भी उसका ख्याल नहीं रख पाएगा। मेरा आशियन इस कल्टीवेशन दुनिया से थोड़ा अलग है और ये सारी मेरी गलती है कि वो बाकी सबसे अलग है। उसके अंदर उसके बाबा की आत्मीय ऊर्जा तो है ही, लेकिन उसके साथ मेरे अंदर की रिसेंटफुल एनर्जी भी उसके अंदर आ गई है। तुम सोच रही होंगी कि मेरे अंदर रिसेंटफुल एनर्जी कहाँ से आई। तुम सही कहती थी, मैं एक मुसीबत हूँ जो सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। और देखो, आज मेरी वजह से मेरा आशियन खतरे में है। मैंने आशियन के पास हमारे स्पिरिचुअल वेपन्स दिए हैं। ये तलवार उसके बाबा की है और ये डिज़ी ये मेरी है। जब मेरा आशियन बड़ा हो तो उसे उसके बाबा की तलवार दे देना, लेकिन इस फ्लूट को उससे दूर रखना। तब तक तो उसके पास इसे मत देना जब तक उसे उसका सोलमेट नहीं मिल जाता। ये डिज़ी टाइगर सील से बनी हुई है, जो कि जिन मेटल का सबसे ख़तरनाक रूप है। ये किसी को भी ख़त्म कर सकता है। अगर मेरे आशियन के पास ये रहेगा तो वो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को ख़त्म कर देगा। इसलिए कुछ भी हो जाए, इसे आशियन से दूर रखना। अभी पता नहीं चल पाया है कि मेरा आशियन अल्फ़ा है या ओमेगा, लेकिन आगे जाकर तुम उसके लिए जो भी पार्टनर चुनो वो हाई स्पिरिचुअल एनर्जी वाला होना चाहिए, ताकि मेरे आशियन पर ये रिसेंटफुल एनर्जी हावी ना हो। और सबसे बड़ी बात, उसे लेन क्लैन से दूर रखना। वो सबसे अलग है। हर कोई उसे एक्सेप्ट कर भी लेगा, लेकिन लेन क्लैन उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये जानकर कि वो रिसेंटफुल एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकता है, वो लोग उसके लिए ख़तरा बन जाएंगे। मैं बस तुमसे उम्मीद कर सकती हूँ कि तुम मेरे आशियन का ख्याल रखोगी और मेरी इन बातों को मानोगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम उसकी पहचान सबसे छुपाओगी और ना ही कुल प्रमुख को इस बारे में बताओगी। मैं बस यही उम्मीद कर सकती हूँ कि मेरे आशियन को तुम एक अच्छी ज़िंदगी दोगी, जो कि उसके माँ बाप होने के नाते हम नहीं दे पाए। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरे बच्चे को बचा लेना। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम पर भरोसा है। कांग से सनरिन। उस लेटर को पढ़ते पढ़ते जियांग फेंगबियान की आंखों में आंसू आ गए थे और साथ ही उनके हाथ भी कांप रहे थे। वो अपनी कम कपाती आवाज़ में कहते हैं, महारानी, ये सब कुछ क्या है? मैडम यू, जो कि खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, वो कहती है, कुल प्रमुख, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन उस समय मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था। मैडम यू कहती है, उस समय जब मैंने ये लेटर देखा तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। आखिर कांग से सनरिन मुझ पर भरोसा कैसे कर सकती है, जबकि वो जानती थी कि मैं उससे कितना ज़्यादा नफरत करती हूँ। उसने अपने आखिरी शब्दों में मुझसे सिर्फ वही का ख्याल रखने के लिए कहा था। उसने साफ साफ कहा था कि मैं ना ही लेन क्लैन को इस बारे में बताऊं और ना ही आपको। और उस समय उन लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि अगर किसी को पता चला कि आशियन हमारे पास है तो उसके लिए भी खतरा हो सकता है, और साथ ही ये हमारे क्लैन के लिए भी मुसीबत बन सकता था। इसलिए मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। आखिर इतने साल गुजर गए हैं और अभी तक किसी को भी ये नहीं मालूम कि उसके पेरेंट्स के साथ हुआ क्या था। जियांग फेंगबियान को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उन्हें वो टाइम याद आ रहा था जब उन्हें ये न्यूज़ मिली थी कि उनके दोस्त वे चांग से और कांग से सनरिन के साथ कुछ बुरा हो गया है। उनका छोटा सा क्लैन पूरे तरीके से तबाह हो चुका है। जब वो लोग उनकी मदद करने के लिए वहाँ पहुँचे तो पूरा क्लैन बर्बाद हो चुका था। जब उन्होंने विंग को ढूंढना चाहा तो विंग उन्हें कहीं भी नहीं मिला। जियांग फेंगबियान और लेन जिरेन ने मिलकर लगभग एक हफ्ते तक विंग को ढूंढा, पर विंग की कोई भी खबर उन्हें नहीं मिली। वो सब लोग निराश होकर वापस अपने अपने क्लैन चले गए थे। फिर कुछ समय बाद एक दिन सैनिकों ने आकर जियांग फेंगबियान को बताया कि गेट पर कोई बच्चा है और वो मैडम यू से मिलने की ज़िद कर रहा है। जियांग फेंगबियान को उम्मीद तो नहीं थी कि जो मैडम यू के बारे में पूछ रहा है वो बच्चा विंग हो सकता है, लेकिन वो कोई भी चांस नहीं खोना चाहते थे। इसलिए वो उन सैनिकों के साथ गेट पर उस बच्चे को देखने गए और उसे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपने घुटनों पर गिर गए थे। वो विंग ही था। उसके हाथों में उसके बाबा की स्वीबियान थी जो उसने टाइटली पकड़ रखी थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, चेहरे पर धूल मिट्टी लगी हुई थी। उसको देखकर ही लग रहा था कि न जाने वो कितने दिनों से भूखा है।
उसके छोटे छोटे पैरों में खून लगा हुआ था और जगह जगह चोट के निशान थे। जियांग फेंगमियान को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर विंग इतने दिन सरवाइव कैसे कर सकता है। उन्होंने उसके पास जाकर उसे टाइटली हग किया, लेकिन विंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। जियांग फेंगमियान ने उसे अंदर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। बार बार मैडम यू के बारे में पूछ रहा था। जियांग फेंगमियान को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों विंग मैडम यू के बारे में पूछ रहा है। बचपन में जब भी वो क्लैन में आया करता था अपने बाबा के साथ, तब वो मैडम यू से बहुत डरा करता था और उनसे दूर दूर ही रहता था। कुछ सैनिकों ने खबर जाकर मैडम यू को दी, जो जियांग चेंग और यानली को उस समय खाना खिला रही थी। मैडम यू गुस्से में बाहर आई। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि जियांग फेंगमियान वे चांग से या कांग से सर्जन की मदद करे। और जब जियांग फेंगमियान ने यह कहा कि वो अब विंग को ढूंढ कर वापस लाएंगे, तो वो उस बात पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। इसलिए वो गुस्से में जियांग फेंगमियान से बात करने जा रही थी। जैसे ही विंग ने मैडम यू को देखा, वो जाकर उनके पैरों से लिपट गया। ये देखकर मैडम यू बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी। ये वही बच्चा है जो उनसे हमेशा डरा करता था, दूर दूर रहता था, और वो भी उसे बहुत ज़्यादा डांटती थी। मैडम यू का मन तो हो रहा था उसे डांटने का, लेकिन उसकी हालत देखकर उसे कुछ भी कहने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने जियांग फेंगमियान की तरफ देखा तो जियांग फेंगमियान कहते हैं, महारानी, ये आशियन है। मुझे यकीन नहीं था कि ये ज़िंदा होगा। उसकी हालत देखकर मैडम यू ने सैनिकों से कहा, जाओ और इसे नहला कर लाओ। लेकिन विंग उनके साथ बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। वो उनसे बहुत ज़्यादा डर रहा था, इसलिए मैडम यू को उसे खुद ही उठाना पड़ा। उन्हें याद है उस दिन वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। वो विंग को बात कराने लेकर गई। उन्होंने सैनिकों से उसके लिए नए कपड़े मंगवाए। जब वो उसके साथ थी तो विंग ने अपने फटे हुए रोब से निकालकर उसे एक लेटर दिया और साथ में एक डिज़ी भी, जो उसने अपने शरीर में इस तरीके से छुपा रखी थी जैसे वो कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ हो, उसकी जान से भी ज़्यादा। विंग ने वो सारी चीज़ें मैडम यू को थमा दी थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसे यही कहा था। जब मैडम यू ने वो लेटर पढ़ा तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आखिर कांग से सरन कहना क्या चाहती है। उस डिज़ी के बारे में जानकर वो और भी ज़्यादा हैरान थी और साथ में बहुत ज़्यादा डर भी गई थी। ये नायरन, आखिर उसके बारे में तो उन्होंने सुना है, लेकिन ये टाइगर सील क्या है। तभी वहाँ पर जियांग फेंगमियान आ गए और मैडम यू ने उस लेटर और उस फ्लूट को छुपा दिया, क्योंकि कांगसे ने साफ साफ लिखा था कि कुल प्रमुख को भी वो इस बारे में ना बताए। विंग को बात कराने के बाद उन्होंने उसे खाना खिलाया। प्रेजेंट में कुल प्रमुख कहते हैं, महारानी, आपने मुझे ये सब कुछ उस समय क्यों नहीं बताया। शायद मैं ये पता कर पाता कि उन लोगों के साथ वो सब कुछ किसने किया था। इस पर मैडम यू कहती हैं, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। इस लेटर में कांगचे ने साफ साफ लिखा है कि वो हमें कुछ भी नहीं बता सकती है। दूसरी तरफ वांग जी ये सब कुछ सुनकर वहाँ पर बिल्कुल स्टैचू की तरह बैठा हुआ था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर मैडम यू क्या कह रही है। उसके अंकल को तो शक था कि विंग शायद किसी फॉरबिडन मेथड का यूज़ करता है, लेकिन ये फॉरबिडन मेथड उसकी सोल का ही एक हिस्सा है। ये जानकर उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।